We are done with the chapter of void agreements. So now we are going to do certain questions. Questions इससे पहले normal वाले करेंगे, then we'll shift to the case studies based questions. दोनों equally important है, but यहाँ case studies ज़्यादा practical वाले हैं, so we'll be doing both of them. Okay, so let's start. पहला देखो, discuss briefly the expressly declared void agreements under the Indian contractors. If you remember, I told you expressly declared वाले कौन कौन से थे. एक तो restraint वाले आगे. If you remember, restraint of क्या क्या था? Marriage, trade, मतलब restraint of marriage, restraint of trade, restraint of legal proceedings. Then if you remember, we had impossible agreements, uncertain agreements, wagering agreements, है ना, ये सारे जो भी थे you will write them. Okay, next देखो, an agreement in restraint of trade is void. Discuss the statement giving exceptions to it if any. restraint of trade पहले explain कर दोगे कि आप किसी को business profession trade of goods and services किसी चीज़ से मतलब basically आप रोक नहीं सकते हो. एग्जाम्पल दे देना दो तीन. देन एक्सेप्शंस मांग रहे हैं. सो इफ यू रिमेंबर एक्सेप्शंस में हमने क्या क्या करा था, डू यू रिमेंबर? एक्सेप्शंस में वी हैड टू वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, है ना. स्टैट्यूटरी में क्या था? एलएलपी था, पार्टनरशिप था, सेल ऑफ गुडविल था, है ना. एंड जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस में क्या था? ट्रेड कॉम्बिनेशंस, ट्रेड एसोसिएशंस. देन यू हैड सोलस या एक्सक्लूसिव डीलिंग्स, जिसमें आपने फ्रेंचाइजी वाला वो भी बता देना था. एंड देन यू हैड स्टैपुलेशन इन द सर्विस एग्रीमेंट्स जो हमने किए थे, रिमेंबर. तो बस ये वाले ही आपने एक्सप्लेन करना है, ये पूरा एक्सेप्शंस वाला केस हो जाएगा. देन एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड. कॉमेंट वही चीज़ ऊपर वाली. डिस्टिंग्विश बिटवीन वेजरिंग एंड इंश्योरेंस, ये सारे जो आपने पॉइंट्स किए थे, मीनिंग है, इंडेमनिटी किस में होता है, देन इंश्योरेंस, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सब बेसिस पे जो हमने किया था. फिक्स पेमेंट होती है या फिक्स्ड नहीं होती है, तो वो सारे बेसिस पे आप डिफरेंसेस को कर देना. राइट अ नोट ऑन वेजरिंग एग्रीमेंट्स. वेजरिंग एग्रीमेंट्स में आपने, वेजरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? बेटिंग एग्रीमेंट्स होते हैं. देन उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, उसके एलिमेंट्स हमने जो किए थे वो. देन यू विल टेल कि वेजरिंग एग्रीमेंट्स में वो वेजर क्या है, पूरा सिस्टम उसका. यू विल राइट द एग्जाम्पल्स के साथ. एंड देन यू विल राइट कि ये वाले एग्रीमेंट्स जो हैं वॉइड होते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स जितना भी दे रखा है. यू विल एक्सप्लेन. बेसिक जनरल क्वेश्चन एंड डायरेक्ट क्वेश्चन. An agreement in restraint of trade is void. Examine the statement giving exceptions, if any. यही सेकंड क्वेश्चन. एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड आर वॉइड. क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल्स. तो अब बस एग्जाम्पल्स देने हैं, यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन. तो ध्यान रखना, डिपेंडिंग ऑन दी मार्क्स तुम इसमें वो पॉइंट लिखोगे या नहीं लिखोगे, एक्सेप्शंस वाला. ठीक है, यानी ये जो साहब मैंने बताया, क्योंकि क्रिटिकली एग्जामिन जो स्टेटमेंट करनी है वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड, बस उसी को करना है. बट if you are critically examining, you will write कि okay, it is not for all the cases. So it depends on the marks. Most cases में at least I will prefer that you have to mention कि इसमें exceptions होती हैं, because तुम critically examine कर रहे हो, है ना. आगे चलते हैं. All insurance contracts are wagering contracts. Of course not. Insurance contracts, wagering contracts सभी तो नहीं होते हैं ना. ओके, इसके बाद आते हैं हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे. देखते हैं. क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाज गोइंग ऑन. A agreed to pay 1 lakh to B if India wins. B agrees to pay 1 lakh to A if Australia wins. क्या है ये? वेजरिंग एग्रीमेंट है, बेटिंग है ना, तो वेजरिंग एग्रीमेंट हो गया. वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड. सो कैन बी रिकवर द मनी? ऑफ कोर्स नॉट. A, while his wife was alive, promised to marry C in the event of B's death. Subsequently, B died, but A refused to marry. C sues A for the breach of promise. Decide. अब देखो, जब वो प्रॉमिस हुआ था उस टाइम तुम देखोगे ना कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइड हुआ, या मतलब एग्रीमेंट जो था वो वॉइड ही था या नहीं था वॉइड. तो वो तो चेक करने के लिए तुम उस टाइम पे जाओ जब वो एग्रीमेंट हुआ है. वो एग्रीमेंट तब हुआ है व्हेन द वाइफ वाज अलाइव, तब प्रॉमिस है. तो वो क्या प्रॉमिस? एक एग्रीमेंट है, मतलब क्या वो एक वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं, वो एग्रीमेंट वॉइड है, क्योंकि वो while the wife was alive you cannot promise to marry someone else, because वो एग्रीमेंट फिर वॉइड है, because it is not valid. So तो वो एग्रीमेंट जो है उसी टाइम वॉइड ही था. तो अब उसको तुम वॉइड एग्रीमेंट को कैसे वो कर सकते हो, है ना. वॉइड एग्रीमेंट को थोड़ी तुम एनफोर्स कर सकते हो. सो हेंस यू विल राइट कि नो, क्या लिखा है? सी सूज ए डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड. सो यू विल राइट कि नहीं, सी तो नहीं कर सकता बिकॉज एग्रीमेंट जो था वो वॉइड था उस टाइम.
Kay agreed to sing at Star Theatre for a period of 3 months. She further agreed not to sing to at any other theatre during this period. Is this contract enforceable against her? देखो, वैसे तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो अलाउड, मतलब बेसिकली वो इट इज़ वॉइड, लेकिन सर्विस एग्रीमेंट्स, अगर आपको याद हो मैंने जैसे म्यूजिक कंपनीज का एग्जांपल दिया था कि जो सिंगर्स होते हैं, तो अगर आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो जिसमें वो बोलते हैं कि आप यू एग्रीड कि आप किसी और उस पर नहीं सिंग करोगे, सो वहाँ पे ये उसके एक्सेप्शन के अंदर कवर होती है सर्विस एग्रीमेंट्स में. सो इट विल बी अलाउड, ओके, कि वो और कहीं नहीं गाएगी, बिकॉज सर्विस एग्रीमेंट वाली एक्सेप्शन इसमें अप्लाई हो रही है. ए एंड बी, नेक्स्ट देखो, ए एंड बी एंटर इनटू अ वेजरिंग एग्रीमेंट and deposit 500 each, with C instruct him to give the total sum to the winner. A wins, he sues C for the stake amount. B also sues C for the stake or return the stake deposited by him. क्या होगा देखो, ऑब्वियसली ए रिकवर तो नहीं कर पाएगा अमाउंट, बिकॉज ये तो वेजरिंग है, तो लॉ तो बोलेगा भाई मेरी नज़रों में तो तुमने कोई एग्रीमेंट किया ही नहीं वैलिड, उसमें तो वॉइड ही है वेजरिंग एग्रीमेंट, राइट. सो वो अमाउंट नहीं होगा रिकवर. लेकिन ए और बी दोनों जो अमाउंट उन्होंने वैसे सी के पास रख रखा था वो रिकवर दोनों कर सकते हैं, बिकॉज अगेन सी के पास उनका पैसा पड़ा है तो वो रिकवर कर सकते हैं. लेकिन हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, लिखा हुआ ये रहा. Had this transaction taken place in Maharashtra, they could not recover their deposited money from C because wagering agreements are illegal in these states. तो वो एक ट्रांजैक्शन कोलेट्रल होगी ना उसकी, कि आपने वेजरिंग एग्रीमेंट के लिए पैसे दिए थे, सो वहाँ पे इलीगल के लिए आपने वो किया तो वो तो इलीगल है, वो आप रिकवर नहीं कर सकते. तो महाराष्ट्र में अगर होता, महाराष्ट्र में बेसिकली ये बेटिंग वगैरह इलीगल एग्रीमेंट मानी जाती है, सो इलीगल एग्रीमेंट को तो ऑब्वियसली कोर्ट विल नॉट हेल्प ना, सो इट विल नॉट रिकॉग्नाइज ओनली. तो इस केस में ये हुआ कि ए और बी अगर महाराष्ट्र से नहीं है तो वैसे वो रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज अमाउंट पड़ा है भाई उनका किसी और के हाथ में. बेटिंग वाला तो नहीं मिलेगा बिकॉज वो तो वेजरिंग वैसी है हर जगह. बट हाँ, महाराष्ट्र में स्पेशल चीज़ है कि वो वेजरिंग वाला इलीगल भी है, तो आपने जो पैसे ए और बी ने उसके सी को रखवाए थे सी के उधर, वो रिकवर नहीं कर पाएंगे फिर, क्योंकि फिर वो इलीगल का कोलेट्रल हो गया. वेजरिंग इलीगल है ना महाराष्ट्र में, तो इलीगल का कोलेट्रल इज ऑल्सो इलीगल, इसलिए वो रिकवर नहीं हुआ अगर वो महाराष्ट्र में, अदरवाइज रिकवर हो जाएगा, बेट अमाउंट नहीं मिलेगा बस. नेक्स्ट देखो, ए अग्रीड टू सेल हिज बिजनेस टू बी इन यूपी फॉर 20 लाख. एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट ए विल नॉट कैरी सिमिलर बिजनेस थ्रू आउट इंडिया. भाई ये तो सीधा वो हो गया ना, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, इसमें और कुछ तो नहीं दिया, तो आप नॉर्मल लोगे केस कि ये तो सीधा रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है जो कि अलाउड नहीं है, इसलिए ये वॉइड है. ए अग्रीज टू पे 1000 इफ सन राइजेज इन द वेस्ट नेट मॉर्निंग. क्या है ये? इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है. इम्पॉसिबल एग्रीमेंट भी तो उसमें आता है, तो वो क्या हो गया? वॉइड. ए अग्री टू सेल पीस ऑफ लैंड एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय सी. याद आया, वो मशीनरी सेटअप कर ली, तो क्या ये अनसर्टेन था? नहीं, क्योंकि फिक्स्ड बाय सी होगा ना. बट आगे देखो, सी रिफ्यूजेस टू फिक्स द प्राइस. अब यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होगा क्योंकि जिस मशीनरी से वो होना था सर्टेन, वो तो मशीन काम ही नहीं कर रही, क्योंकि वो सी तो रिफ्यूज़ हो गया कि मैं तो नहीं कर दूंगा फिक्स कोई भी प्राइस. तो यहाँ पे इट इज़ वॉइड, क्योंकि अब सर्टेन नहीं रहा वो, इट इज़ नो लॉन्गर सर्टेन. तो सर्टेन नहीं है तो अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स तो वॉइड होते हैं. नेक्स्ट देखो, ए अग्रीज टू कंस्ट्रक्ट अ स्विमिंग पूल फॉर बी फॉर 5 लाख. द पेमेंट मेड बाय बी ओनली ऑन द कंप्लीशन ऑफ द पूल. इज दिस अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट. अब ये कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन डिपेंडेंट नहीं है, ये तो बस ये है कि तुम कंप्लीट करोगे काम तो ही तुम्हारा वो होगा. दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट नहीं कर रही है कि आपका काम पूरा होगा तो हम आपको पैसे देंगे. दिस इज अ नॉर्मल वो. सो दिस इज नॉट अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. समझते हो ना, कि ऐसा सिचुएशन आया तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज नॉट अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट विल स्टिल ट्राई कि इसको अच्छे से सॉल्व करें. देखो क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ वेजरिंग एग्रीमेंट. इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग नहीं होता, ये तो पूरा हमने डिफरेंस ही किया था, राइट. सो दिस इज फॉल्स. इंश्योरेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजरिंग एग्रीमेंट. फॉल्स. डिफरेंस उसमें बता देना अच्छे से. एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स आर वैलिड. आप देखो, कॉम्पिटिशन तो वैलिड है ना, ऑफ कोर्स कॉम्पिटिशन वैलिड क्यों नहीं. वॉइड एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ये तो हमने पहली लाइन ही पढ़ी है इस चैप्टर में. कोलेट्रल इन केस ऑफ वेजरिंग आर वॉइड. नहीं, वेजरिंग वाली इलीगल थोड़ी होती है जो उनकी कोलेट्रल वॉइड होगी, वो तो इलीगल की होती है, और वेजरिंग इलीगल नहीं होते ना. सो दिस इज अगेन फॉल्स. नेक्स्ट देखो, लॉटरीज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट आर नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट्स. को याद हो, वो इलीगल नहीं होते. अगर गवर्नमेंट ऑथराइज हो गया तो इलीगल नहीं होगा. गवर्नमेंट ऑथराइज नहीं है फिर तो इलीगल है. अब गवर्नमेंट ऑथराइज है चाहे नहीं है, मतलब लीगल है चाहे नहीं है, वेजरिंग तो है ना, बेटिंग तो है लॉटरी में, सो इट इज वेजरिंग. सो नॉट वेजरिंग लिखा है ना, सो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया.
एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वैलिड, ये तो पढ़ा है ना हमने, वॉइड होता है, वॉइड एग्रीमेंट के केस है ये पूरा, तो दिस इज फॉल्स। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो, दिस इज ट्रू, क्योंकि वो क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट, अभी तो पूरा केसेस जो पढ़े उसमें था ना। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम्स है, यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन देम, है ना, नॉर्मल जैसे डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, जितने भी मार्क्स का है थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन सबके लिख देना। हाँ, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जाम्पल देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तुम दे रहे हो स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम का कोई भी आंसर, या कोई भी, मैं तो बिजनेस लॉ में वैसे ही बोल रखा है, कोई भी आंसर है बिना एग्जाम्पल के तो लिख के ही नहीं आना, एवरी आंसर हैज शुड हैव एन एग्जाम्पल। हाँ, अगर वो एग्जाम्पल स्पेसिफिक वाला कोई केस स्टडी वाला तुम्हें याद आ रहा है उसके से रिलेटेड तो मोर देन गुड, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ है या नहीं। ओके, इतना ही था। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर, वे वॉइड एग्रीमेंट। आई थिंक सिंपल सा ही चैप्टर था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सो या, विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।